आज हम लोग बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में प्रीलिम्स, मेंस। एक बात याद रखना कि मेंस में जब हमारी क्लास चलेगी तो पर डे 2 प्रश्नों का टेस्ट होगा। ठीक है, जो टॉपिक मैं एक दिन पहले पढ़ा चुका रहूँगा तो 2 प्रश्न में क्लास में आप लोग को लिखना होगा। अगले दिन मैं चेक करके दे दूंगा। पास में वैसा ध्यान दो, जब हम प्रीलिम्स की बात करते हैं इकोनॉमिक्स में, हम लोग सबसे पहले टर्म्स को और इकोनॉमिक्स का अपने पेपर देखा हो, ज़्यादातर जो प्रश्न है टर्मोलॉजी और इंटरलिंक करके पूछ। यहाँ तक कि यूपीएससी में भी टर्म से प्रश्न ज्यादा पूछ। दूसरी चीज, एनसीईआरटी आपके लिए पढ़ना मस्ट। इकोनॉमिक्स, बेसिक इकोनॉमिक्स एंड वो पढ़ना जरूरी है। हम लोग उस पर डिस्कस करने के साथ इकोनॉमिक्स बजट पर चलते। ठीक है, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं आपके सिलेबस में शब्द है अर्थव्यवस्था। हो सकता है आपसे प्रश्न ये पूछ दिया जाए अर्थव्यवस्था कहते किस, लेकिन अर्थव्यवस्था से पहले एक शब्द होता है अर्थशास्त्र। इन शब्दों की मीनिंग देखो आप। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र का अर्थ होता है आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करना। समान अर्थ यही है, आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र। जैसे ये कहा जाए आर्थिक गतिविधि का अध्ययन, ये जो आर्थिक गतिविधि है इसका अध्ययन ही अर्थशास्त्र का। प्रश्न ये पूछा आपसे, ये कुछ सब क्वेश्चन पूछा जाएगा, आर्थिक गतिविधि कहती किसे। हमेशा ध्यान दो इस बात। आर्थिक गतिविधि का मतलब होता है ऐसी गतिविधि का लाभ एवं हानि का प्रश्न, जहां भी लाभ की प्राप्ति होगी या हानि का प्रश्न जुड़ा होगा हम उसे कहते हैं आर्थिक गतिविधि। बट इंडियन इकोनॉमिक की बात करें, हम लोग क्या करते हैं इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जो इकोनॉमिकल एक्टिविटी है हम लोग उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, इकोनॉमिकल एक्टिविटी का मतलब होता है ऐसी एक्टिविटी जहाँ प्रॉफिट और लॉस। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं। मान लिया जाए हम अपने घर में रोटियां बनाते हैं। ठीक है, बच्चों को खिलाने, घर वालों को खिलाने। और यदि मैं रोटियां बनाकर बेचना शुरू कर दिया, वो इकोनॉमिक। क्लियर? यदि आप अपने घर में छोटे बच्चे को खिलाते हो ना, आप, ये कहा जाता है कि मंदिरों में भोज करा रहे हैं आप, गरीबों को भोजन कराते हैं, वो शोषण। ठीक है, लेकिन दूसरे के बच्चों को खिलाने के बदले आप 5,000 रुपया महीना लेते हो। जैसे क्रैच का कॉन्सेप्ट है। क्रैच में क्या होता है, लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को रख, 2-4 महिलाएं होती हैं, बच्चों की क्या करती हैं, परवरिश करती हैं, 2-4 घंटे जो भी हो, उसके बदले वो क्या करती हैं, पैसे लेती है। इकोनॉमिकल एक्टिविटी, बातें समझ में आ गई। अक्सर देखा होगा, हमेशा ध्यान दो इस बात को। लेकिन एक प्रश्न है, जैसे मान लिया जा, बचपन को याद करो आप, जब छोटे थे, बड़ी सिस्टर आती थी, बड़े भाई आते थे, हम सबकी कोशिश होती थी कि उनसे 2-4 रुपया गिफ्ट जरूर मिल जाए। हम उनके सर की मालिश करते थे, यही होता था। फादर को इमोशनल ब्लैकमेल करना हो, उस सर पैर की मालिश, सर की मालिश, कुछ तो मिल जाए। उस समय 2 रुपये ही बहुत बड़ी चीज थी। वो पैसे तो मिल रहे, पर एज ए गिफ्ट मिल, सर दबाने के बदले नहीं मिल रहा है। वो भी क्या है, बातें समझ में आ गई। जैसे कमरे में बैठ कर खुद गाना गाते हैं और इंजॉय करते हैं, लेकिन
यदि मैं मंच पर गाना गाऊं तो बदले में कीमत लो, इकोनॉमिकल। अच्छा, आपसे एक सिंपल प्रश्न पूछा जाएगा कि विकल्प दे देगा, पूछेगा इसमें से कौन कौन इकोनॉमिकल एक्टिविटी है। फॉर एग्जाम्पल, रोटियां बनाकर बेचना, रोटी बनाकर स्वयं खाना, गुड, इकोनॉमिकल एक्टिविटी, गुड। ये बातें समझ में आ गई। अच्छा, एक और चीज ध्यान दो इस बात को, अर्थशास्त्र में क्या होता है, इकोनॉमिक्स में क्या होता है, हम इकोनॉमिकल एक्टिविटी का अध्ययन करते हैं। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। अब देखो आप, आपके सिलेबस में अर्थव्यवस्था है, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स का जो अप्लाइड फॉर्म है, व्यवहारिक रूप, हम उसे कहते हैं। बात समझ में आ गई। अब एक चीज ध्यान दो इस बात को, जब इकोनॉमिक्स की बात की जाती है ना, तो दो शब्द होता है, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक, एक होता है मैक्रो, और दूसरा होता है माइक्रो। ठीक है, आपका मीडियम इंग्लिश है, हिंदी है आपका, इंग्लिश है आपका, हिंदी है, गुड। इसको कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र, इसको कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसको मैक्रो क्या है, इकोनॉमिक के जितने पार्ट है ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स के जितने पार्ट्स हैं, हम सबका अध्ययन, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो क्या है, माइक्रो एक पार्ट का, अंग का अध्ययन। फॉर एग्जाम्पल, एक संपूर्ण गार्डन है, यदि आप गार्डन का अध्ययन करते हो तो मैक्रो, और गार्डन के एक पेड़ का अध्ययन करते हो, अंतर समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमिक्स के जितने सेक्टर हैं, बैंकिंग, कैपिटल सेक्टर की बात करें हम लोग, सर्विस सेक्टर की बात करें, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें, इन सबका जब अध्ययन किया जाएगा तो उसे क्या कहते हैं, ठीक है। लेकिन उसके एक पार्ट का अध्ययन किया जाए, फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्री का अध्ययन करें या बैंकिंग सेक्टर का अध्ययन करें, तो क्या कहते हैं, मीनिंग समझ में आ गई। मैक्रो और माइक्रो की बात करें हम, यूपीएससी या हरियाणा पीसीएस की बात करें, हमेशा ध्यान दो, हरियाणा पीसीएस में जो टर्म्स क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहां तक कि यूपीएससी में यदि 20 क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, 20% पूछे जा रहे हैं, तो लगभग 16 से 17 क्वेश्चन ऐसे हैं जो केवल टर्मोलॉजिस्ट क्वेश्चन, टर्म्स देता है और विकल्प दे देता है। बात समझ में, इसलिए आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। अब हमेशा ध्यान इस बात को, यदि हम बात करें कि आगे बढ़ाना है, ये आगे भी बढ़ता है ना। अच्छा, प्लस करना है, ओ मैं इससे बढ़ा रहा था। अब एक चीज ध्यान देने इस बात को, जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था, प्रश्न ये उठा, आखिर हम इसको पढ़ते क्यों है, इसकी आवश्यकता क्या है, हम स्टडी क्यों करते हैं ठीक है, रीजन क्या है, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स और हमारी डिमांड क्या है, ज्यादा है, ठीक है, हमारे पास रिसोर्स सीमित है, संसाधन सीमित है, मतलब सीमित संसाधन, लेकिन हमारी जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, रोटी, कपड़ा और मकान की बात, तो लिमिटेड रिसोर्स है, इसमें सभी की आवश्यकता को कैसे पूरा किया जाए, इसके लिए क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स का। सारी बातें, हमारी पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, बेशक लोगों की डिमांड क्या होगी, बढ़ती जाएगी, पर हमारे पास जो रिसोर्स है बहुत सीमित,
तो लिमिटेड रिसोर्स में प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता को कैसे पूरी की जाए, इसके लिए एक प्लानिंग बनाई जाती है। अरे बात है, प्लानिंग कैसे काम करेगा, इन सब का अध्ययन हम किसमें करते हैं? अर्थव्यवस्था। बात समझ में आ गई? इसे देखा होगा, हम एक पॉलिसी बनाते हैं, पॉलिसी में ये बनाते हैं किस किस को सुविधा मिलनी चाहिए और किस अनुपात में मिलनी चाहिए, हम किस वस्तु का प्रोडक्शन करें, सर्विस की क्वालिटी क्या हो और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, किस अनुपात में लोगों के बीच से बांटा जाए। इसी का अध्ययन करते हैं हम लोग किस अर्थव्यवस्था। पॉइंट क्लियर? लेकिन जब अर्थव्यवस्था की हम बात करते हैं, इसको हम कई भागों में डिवाइड कर देते हैं अर्थव्यवस्था की। जैसे जब इसका हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर राज्य, स्टेट या सरकार, गवर्नमेंट के हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस के आधार पर मतलब इकोनॉमिक में स्टेट या गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होगा या नहीं होगा, इस आधार पर इकोनॉमिक्स को कई भागों में डिवाइड किया। अब इससे जब डिवाइड करते हैं, तीन भागों में करते हैं। पहली चीज, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरी चीज, समाजवादी सोशलिज्म की बात करें हम लोग। और तीसरी चीज, मिश्रित मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें हम। इसे ध्यान से समझो इस बात को। जब इकोनॉमिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया, क्लासिफिकेशन किया जाता है, स्टेट या गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के आधार पर स्टेट या गवर्नमेंट्स का हस्तक्षेप किस रेशियो में है, राज्य या सरकार के हस्तक्षेप के आधार पर। अब हम इसे तीन भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था कैपिटलिज्म इकोनॉमी। दूसरी बात, समाजवादी सोशलिज्म। और तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित। अब ध्यान दो, कई बार क्या होता है, यहां से प्रश्न पूछ दिए जा रहे हैं शब्द की मीनिंग से। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? हम कहते पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते किसे? इसे ध्यान से सुने इस बात को। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समान अर्थ होता है जहां प्रोडक्शन प्राइवेट सेक्टर, अरे बात है, और प्रोडक्ट की जो कीमत है, जब हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो दो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। गुड, प्रोडक्शन, गुड, प्राइस डिसाइडेड बाय मार्केट, मतलब उत्पादन निजी क्षेत्र द्वारा, और उत्पाद की कीमत, गुड, निर्धारण बाजार द्वारा हो। आ रहा हूं बात के, ध्यान दे इस बात को। प्रोडक्शन प्राइवेट सेक्टर करे, फॉर एग्जाम्पल अनेक ऐसे सर्विसेज हैं जिसका प्रोडक्शन प्राइवेट सेक्टर करता है। फॉर एग्जाम्पल वोडाफोन, ठीक है, आइडिया, टाटा डोकोमो, रिलायंस जी, ठीक है। तो टेलीकॉम सेक्टर में जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है वो प्राइवेट सेक्टर, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अरे बात, बिल्कुल प्राइवेट।
बिल्कुल। कारण इतना ज्यादा कंपटीशन है ना, आउट गोइंग का प्राइस क्या होगा ये मार्केट डिसाइड करता है। कि बहुत सारी कंपनियां मार्केट में आ चुकी हैं, और जब कंपटीशन बढ़ता है ना, कंपटीशन बढ़ता है, लाभ किसको? कस्टमर को। फॉर एग्जाम्पल, जब पहली बार टेलीकॉम सेक्टर में देखा होगा, पहले एमटीएनएल बीएसएनएल थी, आउट गोइंग चार्ज इनकमिंग चार्ज भी लगता था। लेकिन जब प्राइवेट कंपनी आने लगी तो प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। जैसे देखा होगा, पहले क्या था, पर कॉल 1 रुपया, फिर सेकेंड वाइज आया, हर सेकेंड 1 पैसे। यूनिनार एक नई कंपनी आई, यूनिनार का जगह जगह होर्डिंग, अब तो मेरी बारी है। उसने क्या कर दिया, 30 पैसा हर कॉल। फिर हर कॉल में क्या दिक्कत थी कि ठीक है, भले हुए 1 सेकेंड, याद करो अपने, हम जब फोन से बात करते थे कि स्पीकर ऑन कर देते थे, 1 मिनट से पहले जो 59 सेकेंड हुआ हम काट देते थे। जहां 1 सेकेंड ज्यादा हो, एक कॉल, यही होता था। गुड। हम मिस कॉल मारते थे, उसी से मिस कॉल मारे, वो उधर से क्या करे, कॉल बैक, ये होता था। अब देखो, आप एविएशन सेक्टर की बात करें, उड्डयन क्षेत्र, फॉर एग्जाम्पल, पहले केवल एयर इंडिया थी, और एक जमाने में एयर इंडिया में यात्रा करना एक सबका ख्वाब था। याद करो कि लोग एयरपोर्ट पर, इसे याद है मुझे, अपने एक मित्र की बात याद है, वो कहता था कि जब प्लेन को हाईजैक किया आतंकियों ने, उसने कहा काश मैं भी उस प्लेन में होता, कम से कम 3 दिन प्लेन में बैठा तो रहता। अरे बात, उसका शौक एकदम अलग था। उसका यही ख्वाब था कि प्लेन में यात्रा करना, 7 स्टार होटल में रुकना, विदेश की यात्राएं करना। ये अलग बात है, वो सक्सेस भी रहा, और काफी उसने काम भी किया सीरियल में, बहुत पैसा उसके पास आ गया। अब तो हमेशा ध्यान दो इस बात को, एविएशन सेक्टर में जब प्राइवेट सेक्टर आया, इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया ना, जब तो दिल्ली से मुंबई जाना तो 2,000 रुपया, रेट इतना कम हो गया, बल्कि ट्रेन के इक्वल किराया हो गया, लग जो फर्स्ट एसी होता है। नहीं, अब हर कोई क्या कर रहा है, प्लेन से यात्रा कर, इंडिगो, ठीक, जेट एयरवेज, स्पाइस जेट की बात करें हम लोग, और सबसे ज्यादा सक्सेस कौन है, इंडिगो। एयर इंडिया को पूछता कौन है, बीएसएनएल लगभग क्या हो चुकी है, खत्म हो गई। एमटीएनएल का पहले नाम क्या था, एमटीएनएल। जब मैं पहली बार दिल्ली आया, तो दिल्ली में पहली बार मैं एमटीएनएल का नाम सुना, तो एक ने कहा मेरा टेलीफोन नहीं लगेगा। सारी बातें उसने ये बताया था। लेकिन सरकार पूंजीवाद की ओर बढ़ने लगी, हमारी इकोनॉमी पहले सोशलिज्म मूव किधर करने लगी, कैपिटलिज्म की ओर, तो प्राइवेट सेक्टर तेजी से मूव करने लगा। जब प्राइवेट सेक्टर आया, प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव हुई, और उसकी प्राइस क्या होगी, गुड। क्योंकि जब प्राइवेट सेक्टर आता है ना, तो कंपटीशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब कंपटीशन बढ़ता है, तो स्वाभाविक है, लाभ किसको मिलता है, कस्टमर। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, प्रोडक्शन प्राइवेट सेक्टर द्वारा। पॉइंट क्लियर? अब ध्यान देना, जैसे अभी देखा होगा, ये कहा जा रहा है कि ये वर्तमान सरकार पूंजीपतियों की समर्थक है, और ये कहा जा रहा है, और ये लगातार पूंजीवाद की ओर मूव कर रही है, गुड, कि हर एक चीज का गुड प्राइवेटाइजेशन कर रही है वो। एयरपोर्ट्स अभी देखा होगा, बिल्कुल बिल्कुल, अडानी को दे रही है रेलवे स्टेशन, एमजीआर ग्रुप को दे रही है रेलवे स्टेशन, अब उसका आधुनिकीकरण करेगी प्राइवेट कंपनी, बिल्कुल। और ये डिसाइड हो चुका है कि अब रेलवे भी फ्यूचर में इसका भी निजीकरण हो जाएगा, प्राइवेटाइजेशन हो, और शुरुआत। लेकिन जहां जहां प्राइवेट सेक्टर आया, याद करो, वहां वहां सर्विस की क्वालिटी क्या भी इंप्रूव हुई, और प्राइस क्या हो गया, डाउन हुआ, अंतर लाभ कस्टमर को मिला। याद करना, पहले आपका टेलीफोन घर जाता था, लैंडलाइन, महीनों फोन करो, बाबू को 100 रुपये दो, तब वो आता था। अब क्या हो रहा है, एयरटेल काम नहीं किया, तुरंत फोन करो कस्टमर, तुरंत आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। अन्यथा हम क्या करेंगे, सर्विस प्रोवाइडर को चेंज कर देंगे, हम रिलायंस में चले आएंगे। और रिलायंस ने क्या बड़ा लंबा गेम खेला है, ये प्राइस वार छेड़ दिया रिलायंस ने। प्राइस वार में क्या होता है, कीमत युद्ध कहते हैं, उसमें क्या होता है, हम कस्टमर को छीनने के लिए क्या करेंगे, अपने प्राइस को जीरो कर देंगे। अरे बात है, रिलायंस ने क्या किया, फ्री आउट गोइंग नेट की सुविधा फ्री,
सोचो, कस्टमर किसके गए? एयरटेल के। इंडिया में एक जमाने में एयरटेल टॉप पर चल रही थी, वोडाफोन आइडिया। जब रिलायंस जियो आई, थर्ड टाटा डोकोमो, रिलायंस बिल्कुल बंद, यूनिनार गायब हो गई। आइडिया बचाने के लिए वोडाफोन में क्या हो गई? मर्ज हो गई। बस एयरटेल बची है, और एयरटेल भी अब प्रॉफिट में नहीं है। उसके अधिकांश कस्टमर किसके पास चले गए? रिलायंस के बाद। इसकी रणनीति क्या थी? इसकी स्ट्रेटेजी ये थी कि प्राइस वार को छेड़ दिया जाए। और प्राइस वार में क्या होता है ये, कि तमाम कस्टमर को खींच लेगी। और जब इसने खींच लिया तो स्वाभाविक है एक बार अब इनकी, अब धीरे धीरे यूनिनार बाहर हो गई, आइडिया वोडाफोन मर्ज हो गई, और वोडाफोन भी कुछ ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। टोटोका डोकोमो खत्म, सारी बातें। और बची केवल एयरटेल। अगले कुछ वर्षों में एयरटेल कहेगी रिलायंस जियो से, भाई साहब मुझे खरीद लो। वो भी बचने वाली नहीं है। अब एक समय रिलायंस जियो की मोनोपोली होगी, केवल मैं हूं रिलायंस जियो, और कोई कस्टमर है ही नहीं। अब क्या होगा? जब मेरी मोनोपोली होगी तो पुनः मैं प्राइस को क्या करूंगा? बढ़ा दूंगा। ये प्राइस मार का सबसे गंदा खेल होता है। ये छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, आपने सुना होगा, हाँ, जैसे एविएशन सेक्टर में, उड्डयन क्षेत्र में, विजय माल्या का नाम सुना हो, किंग फिशर। एविएशन सेक्टर में किंग फिशर ने प्राइस वार छेड़ दिया। प्राइस वार, क्या बेहतरीन सुविधा किंग फिशर की। मतलब जो सुविधाएं मिलती थी 7,000 में, वही सुविधा किंग फिशर दे दी 3,000 में। मैं देखा हर सीट पे स्क्रीन लगा हुआ है, टीवी चल रही है, प्लेन में यात्रा करो पता ही नहीं चल रहा है। क्या बेहतरीन सुविधा है। मतलब किंग फिशर में 8 घंटे यात्रा करो, थकान नहीं होती थी। इंडिको में तो ऐसे बैठना होता है जैसे गांव की जीप में जब यात्रा, देखा होगा, गांव की जीप की याद करो, सीट है 10, बैठाया गया कितना? 20। लोग एक दूसरे के पैर पे बैठे हुए, और कुछ लोग पीछे लटक के जा रहे हैं। यही तो होता था हमेशा। प्राइस बार में किंग फिशर मार्केट से बाहर हो। अरे बात है, ऐसे कुछ ने कहा मुझे एक बड़ा सा इकोनॉमिकल पैकेज मिलना चाहिए, आर्थिक पैकेज मिलना चाहिए। तो सरकार ने क्या कर दिया? मना कर दिया। अरे बात, तो कई बार प्राइस वार में क्या होता है, कंपनी का उद्देश्य क्या होता है? कंपनी का उद्देश्य ये होता है कि प्राइस वार छेड़ करके छोटे छोटे कंपटीटर को मार्केट से बाहर कर दिया जाए। उसके बाद मेरी क्या होगी? मोनोपोली। बताइए, यही है। दूसरी चीज मैंने क्या कहा, जो प्रोडक्ट है, आप प्रोडक्ट चाहे कोई कोई भी उत्पाद हो, चाहे कोई कोई सर्विस हो, कि कीमत को डिसाइड करता है, ये डिसाइड। क्लियर? हमेशा ध्यान दें इस बात को, उत्पाद की कीमत का निर्धारण बाजार द्वारा होता है। ये होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। गुड, गुड। मार्केट, रीजन, नो नो, डिमांड और सप्लाई। मार्केट में कौन है? डिमांड और सप्लाई। अब मैंने क्या कहा कि रिलायंस फ्री नहीं लाती, क्या रिलायंस बाजार में टिक पाती? और रिलायंस न्यूनतम रेट पे जो सुविधाएं दे रही है ना, एक साल तक दिखा होगा रिलायंस के सिम के लिए मारा मारी। फिर रिलायंस ने क्या किया? न्यूनतम प्राइस। उसके बाद अब रिलायंस अपनी कीमत क्या करने लगी? बढ़ाने लगी। अब स्थिति ये है कि रिलायंस जो जियो है ना, पूरी इंडिया में अपनी ऑप्टिकल फाइबर बिछा रही है। एक समय ऐसा होगा कि नेट पर कब्जा किसका होगा? रिलायंस का। और डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है। और डिजिटल इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है डेवलप करी रिलायंस जियो। बिल्कुल कीमत डिसाइड करेगी। बिल्कुल। अब एक प्रश्न यही उठता है, अब गवर्नमेंट को काम ये करना है कि यदि उसकी मोनोपोली होने होने जा रही है तो गवर्नमेंट हस्तक्षेप करे, ताकि इसकी मोनोपोली ना हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया जाए ये तमाम कंपनियों को मर्ज करती जा रही है, हो सकता है अगले 2 साल बाद इसने ऑफर दे वोडाफोन को और एयरटेल को, आप मेरे अंदर मर्ज हो जाओ, ठीक है। अब सोचो, जब इसकी मोनोपोली होगी तो कंपटीशन खत्म हो जाएगा। तो सरकार की इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नैतिक जिम्मेदारी क्या है सरकार की? इसको रोक दे। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, हमने सुना होगा माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स की बात करें हम लोग। क्लियर? बिल गेट्स, बेशक उनकी मोनोपोली हो रही थी,
समझ मेरी बात है? एप्पल कंपनी थी, एप्पल का नाम सुना होगा। मोनोपोली, अमेरिका के कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। माइक्रोसॉफ्ट से कहा आप ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन समाप्त हो जाएगा, और जब कंपटीशन समाप्त होगा तो लॉस किसका? कस्टमर। सारी बातें जैसे मैंने क्या कहा, ये अभी जो प्राइस वार चल रहा है ना टेलीकॉम सेक्टर में, ये हमारे लिए शुभ संकेत नहीं है कि पूरे इंडिया में नेट पर कब्जा रिलायंस जियो का हो जाएगा ना, स्वाभाविक है जो भी कीमत वसूलेगी मुझे क्या करना होगा? देना होगा। जैसे आज देखा होगा, हम सब के सब मोबाइल के हैबिचुअल हो चुके। यदि 5 मिनट में मोबाइल साथ में न रहे तो लगता कुछ खोया है। घर पे जाओ, बेडरूम में मोबाइल, दोस्तों के साथ मोबाइल। मैं देख रहा था ऐड, कुछ भी पूछना है गूगल से पूछो, एक बेहतरीन टीचर। कुछ भी, डिक्शनरी भी गूगल, लोकेशन भी गूगल। अरे बात, आप किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। अरे बात है, फ्यूचर में संभव है। इसका मतलब है वर्तमान सरकार किधर मूव कर रही है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर। अरे बात है, हाँ एक चीज है, सरकार पर आरोप भी लग रहा है। इसकी डीमेरिट क्या होती है? इसकी डीमेरिट ये होती है कि जब कंपटीशन बढ़ता है ना, कंपटीशन बढ़ता है, तो उस कंपटीशन में बने रहने के लिए प्रत्येक कंपनी करती क्या है? अपने प्राइस को कम करती चली, क्वालिटी इंप्रूव करती, प्राइस कम करती। लेकिन जब प्राइस कम करेगी तो स्वाभाविक है वो क्या करेगी? जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, उत्पादन लागत है, उसको क्या करेगी? कम करेगी। अरे बात है, जैसे प्राइस इक्वल टू क्या होता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है। प्रोडक्शन का इसको कहते हैं कीमत, इसको कहते हैं लागत, इसको कहते हैं लाभ। मान लिया जाए लागत 10 रुपया है, लाभ 1 रुपया है, 11 रुपया। ये बढ़ के 12 रुपया हो गया, प्रॉफिट 13 रुपया। आपने देखा होगा, कुछ भी खरीदोगे ना, लिखा रहता है एमआरपी, लिखा रहता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, अब सोचो, यदि कोई कंपनी अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट में कटौती करेगी तो कर्मचारियों को क्या करेगी? छट, कर्मचारियों को बाहर करेगी करेगी और तकनीक का अधिकतम उपयोग करेगी। ठीक है, टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम क्या करेगी? यूज करेगी। होगा, इससे क्या होगा? एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जाएगा, और एम्प्लॉयमेंट एक बेहतरीन मीन्स है इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन। अरे बात है, रिसोर्स इनकम के वितरण का सबसे बेहतरीन साधन क्या है? रोजगार। फॉर एग्जाम्पल, रिलायंस के पास बहुत सारे पैसे आ रहे हैं। रिलायंस यदि लोगों को जॉब देगी, स्वाभाविक है रिलायंस का पैसा किसके पास जाएगा? लोगों के पास, वेतन के रूप में। तो जो पूरा 10 करोड़ रुपया मुकेश अंबानी के पास आ रहा है, वो पैसा कर्मचारी के पास जाएगा। अब ये जॉब लोगों को नहीं मिलेंगे, पूरा पैसा किसके पास जाएगा? अंबानी। ये कंपटीशन आपने देखा होगा, अब रोबोट आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। और चाइना के रेस्टोरेंट में वेटर का काम कौन कर रहा है? रोबोट। फ्यूचर में हो सकता है सारा काम कौन करे? रोबोट। भाई रोबोट जब तक प्यार कर रहा तब तक ठीक है, एक बार नाराज हुआ, उसका एक तमाचा ही हमेशा के लिए क्या होगा? खत्म कर देगा। अब पता चला आप, एक सामान्य वेटर आपसे नाराज हुआ, एक तमाचा मारा, चोट लगेगी पर मरोगे नहीं। और रोबोट यदि नाराज हो गया, आपने उसको ऑर्डर दे जाओ पानी लाओ, और उसको लग रहा आप गुस्से में हो, तो चेहरे का भाव तो पढ़ लेगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और रोबोट का एक तमाचा क्या करेगा? दोबारा रेस्टोरेंट में जाने लायक नहीं छोड़ेगा। ये अलग चीज है, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो गई। हम दिन ब दिन उसको क्या कर रहे हैं? एक फिल्म आई थी रोबोट, आपने देखा होगा, ऐश्वर्या राय, बिल्कुल। क्या कमाल का रोबोट। आपने इमोशन तो डाल दिया, यदि वो इमोशनल हो गया तो क्या होगा? जैसे अभी वेटर पर नाराज होते हो, मैनेज कर लेता है, रोबोट पता नहीं अपने गुस्से को, आपके गुस्से को मैनेज करे कि ना करे, गारंटी तो कुछ भी नहीं है। जैसे गांव के कुछ लोग होते हैं, कब उग्र हो जाए। ठीक है, खैर चलो, हमेशा ध्यान दो इस बात को,
ये हम लोग बात कर रहे थे, ये है आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। मुझे लगता है इसकी मीनिंग समझ में आ गई होगी। बट हम समाजवादी अर्थव्यवस्था की यदि बात करें, सोशलिज्म इकोनॉमी, समाजवादी, हम अर्थव्यवस्था की बात करें, सोशलिज्म इकोनॉमी की यदि हम बात करें, सोशलिज्म इकोनॉमी होता क्या है? अब इसको पलट दो, जहां प्रोडक्शन सरकार करे, उत्पादन सरकार द्वारा हो। और दूसरी चीज, थर्ड, उत्पाद की कीमत सरकार द्वारा निर्धारित हो। हम उसे कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। पॉइंट क्लियर? देखो, उत्पादन सरकार करे, प्रोडक्शन लाइक गवर्नमेंट, ठीक है। और दूसरी बात, उत्पाद की कीमत सरकार डिसाइड। जैसे पहले 1990 से पहले उत्पादन कौन करता था? सरकार करती थी। तो समाजवादी अर्थ, गवर्नमेंट या स्टेट की बात करें हम, क्लियर। दूसरी बात देखा होगा, गवर्नमेंट रूल डिसाइड करती है तो आपको किस वस्तु का प्रोडक्शन करना है और किस रेशियो में, और उसकी कीमत क्या होगी, ये डिसाइड करता है कौन? उसे कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। जैसे यूपीएससी में एक प्रश्न पूछा गया था 2008 में, जब रिसेशन आया। रिसेशन का मतलब होता है डिमांड का कम जाना, ठीक है। लो डिमांड, या ये कहा जाए डिमांड जीरो हो जाए, हम उसे कहते हैं रिसेशन, मंदी कहते हैं उसे। अब देखो आप, जब 2008 में रिसेशन आया, अमेरिका की अनेक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है वो कोलैप्स होने, बंद होने लगे। उससे बचाने के लिए अमेरिका ने क्या किया? उन सारे ऑर्गेनाइजेशन को खरीद लिया। इसका मतलब है उस ऑर्गेनाइजेशन पर अब गवर्नमेंट का नियंत्रण हो गया। और जब ऑर्गेनाइजेशन पर गवर्नमेंट का नियंत्रण होगा, अब गवर्नमेंट उस ऑर्गेनाइजेशन को रेगुलेट करेगी, ठीक है। उस संगठन को विनियमित कौन करेगी? सरकार करेगी। और जब सरकार किसी ऑर्गेनाइजेशन को रेगुलेट करने लगे, तो क्या कहते हैं? समाजवादी अर्थ। अब यूपीएससी में प्रश्न क्या पूछा गया था? पूंजीवाद का सबसे बड़ा समर्थक कौन है? अमेरिका। अब किधर जा रहा है? समाजवाद को जा रहा है। बात समझ में आ गई? जैसे छोटा सा एग्जांपल लो, मान लिया जाए एविएशन सेक्टर है या टेलीकॉम सेक्टर है। आज सरकार ने डिसीजन ले लिया, अब टेलीकॉम सेक्टर में जितनी भी कंपनियां काम कर रही हैं उन पर सरकार का नियंत्रण, राष्ट्रीय सारे ऑर्गेनाइजेशन पर सरकार का नियंत्रण हो जाए तो समाजवादी अर्थव्यवस्था। सारे ऑर्गेनाइजेशन पर निजी क्षेत्र का नियंत्रण हो तो पूंजीवादी अर्थ। बातें समझ में आ गई? कैसे रेलवे का दिया निजीकरण कर दिया सरकार ने, पूंजीवाद कर जा रही है। एविएशन सेक्टर का सरकार ने क्या कर दिया? राष्ट्रीयकरण कर दिया, नेशनलाइजेशन। तो क्या होगा? समाजवादी अर्थ। हाँ, बिल्कुल। अभी भी हमारे जो बैंक है ना, अरे बात, जितने अधिकांश पब्लिक बैंक है हमारे, प्राइवेट बैंक भी आ चुके हैं। अरे बिल्कुल, नो 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 नो, प्राइवेट बैंक अलग है। हम एसबीआई के जितने भी अलग अलग वो है ना, हम उसको क्या कर रहे हैं? खर्च कर रहे हैं। उद्देश्य ये, उसके पीछे अलग रीजन है। कारण ये है कि जब बैंकों को मर्ज करेंगे, बैंकों के पास रिसोर्स की क्वालिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो उस कंपटीशन में क्या होगा? बैंक बचा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया जाए एक ये शाखा है, ये शाखा है, ये शाखा है, समय कर्मचारी होंगे, वर्कर्स होंगे, तो ऑपरेशनल कॉस्ट क्या होगा? बैंक का बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। अब सोच, जब कॉस्ट बढ़ेगा तो बैंक की प्रॉफिट क्या होगी? कम होगी। अब क्या करेंगे? इन सारे बैंक को आपस में मर्ज कर दो, मिला दो आप। जब मिला दोगे, अब क्या होगा? इससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट कम होगा, तो सब गुड, बैंक का प्रॉफिट ज्यादा। अब जब बैंक का प्रॉफिट ज्यादा होगा तो क्या करेगी?
कल आप कस्टमर को, अभी क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट को क्या करेंगे, कम कर देंगे, कम ब्याज दर पर ज्यादा उधार देंगे। ये तो होता है, क्योंकि बैंक को भी तो प्रॉफिट चाहिए, जब वर्कर्स को वेतन देगा तो। ये अलग चीज है कि जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जब कंपटीशन होता है ना, वर्क कल्चर, वर्क कल्चर कार्य करने की संस्कृति, जैसे जितने भी आखिर लोग सरकारी नौकरी क्यों करना, फ्री में वेतन मिलता है। अब तो ऑफिस जाना भी पड़ रहा है, वरना ऑफिस जाने की जरूरत है नहीं। और इंडिया में सबसे आराम की नौकरी प्राइमरी स्कूल का टीचर, पढ़ाना ही नहीं है। यदि गांव में स्कूल है और आपके घर में भैंस भी है, तो भैंस को लेके चले जाओ स्कूल पे, फील्ड घास चरती रहेगी, अपना चारपाई लगा लो, सोते रहो। और गांव के जो बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, उनको खुश रखो। जैसे वो गांव वाले बच्चों से मटर मंगाते हैं, देखा होगा, और बच्चे दूध दही सब ले जाते हैं गुरु जी के लिए, और गुरु जी का कॉन्सेप्ट चलता है प्राइमरी स्कूल में। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक ऐसा व्यक्ति सोचो जो एमबीए किया पूना से, गुड़गांव में अच्छे पैकेज पर था, लाखों का पैकेज, उसने कहा शुरू में बहुत अच्छा लगा, अच्छे होटल में रुकना है, प्लेन से घूमना है, विदेश की यात्राएं कर रहा है। महीने में 15 दिन विदेशी रहता था, कभी हांगकांग, कभी सिंगापुर, कभी यूरोप। जितनी भी बुरी आदतें थी, ड्रिंकिंग, इन स्मोकर, अचानक एक दिन उसका मूड हुआ, रिजाइन दे दिया जॉब से, चला गया गाँव। गाँव जाने के बाद वो सीटेट की तैयारी किया यूपी में, एग्जाम क्वालिफाई किया, प्राइमरी स्कूल में टीचर है वो। और उसने कहा मुझे फोन करके, कितना सुकून की लाइफ है, घर से 1 किलोमीटर दूरी पर उसका स्कूल है, और 10 भैंस पाला है, और सुबह उठता हूं तो दूध बेचता हूं। ठीक है, दोपहर में क्या होता है, क्या स्कूल जाना कहाँ है, सब तो सेटिंग चल रहा है। 11 बजे जाता है, और थक जाता हूँ, 11 बजे जाता हूँ, जितने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं सबसे कहता हूँ मेरे शरीर की मालिश करो। सारे बच्चे शरीर की क्या करते हैं, मालिश करते हैं। क्या लाइफ है, इतनी आराम की नौकरी तो दुनिया में कहीं नहीं है। फिर वो राजनीति करने लगा। अब तो 40,000 मिल रहा स्कूल, 10 भैंस, 2 बच्चों को रख दिया गांव के, सारी बातें, सारा काम कर रहे हैं, दूध, बाइक पला दो, बेचने चला गया। और कहता था पुणे में एमबीए क्या, गुड़गांव में जॉब करा था, टाई सूट बूट, जूते का पॉलिश टिप नहीं होना चाहिए, डेली जूते में पॉलिश करो। और वहां तो हवाई चप्पल मिट्टी लगी है, कोई मतलब नहीं। दूध बेच के आया, चला गया स्कूल, चलो 1 घंटा पढ़ा लो, फिर मैं क्या करूंगा, पढ़ाना कुछ ही नहीं। ब्लैक बोर्ड पे उसने लिख दिया एक बार क ख ग घ, ABCD, बच्चे उसी को क्या कर रहे हैं, रट रहे। ने कहा इतनी अच्छी नौकरी इंडिया में और कहीं नहीं है। उसका अपना अलग अंदाज है। मैं कहना चाहता हूं, मैं हमेशा ध्यान दो इस बात को, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कंपटीशन बढ़ता है ना, तो क्वालिटी इंप्रूव, लाभ कस्टमर को, गुड। किंतु समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का नियंत्रण होता है, तो वर्क कल्चर क्या होता है, खराब होता है। जैसे आखिर प्राइवेट बैंक क्यों प्रॉफिट में है, क्योंकि हर वर्कर्स का क्या एक टारगेट है। ठीक है, जब प्राइवेट बैंक आया बैंकिंग सेक्टर में, अरे याद करो, जितने भी गवर्नमेंट बैंक थे, आप कर्मचारियों की जी हजूरी करो, काम होने वाला नहीं था। अब जब प्राइवेट बैंक आया, तो सारी गवर्नमेंट बैंक को खतरा किससे महसूस हुआ, प्राइवेट बैंक से। आप गवर्नमेंट बैंक में भी वर्क कल्चर को सुधारने की कोशिश, बैंक के जॉब करना बहुत टफ हो गया। टफ क्यों हो गया है, सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक, वहां पे टारगेट बेस है, आपको इतना काम करना ही क्या है। और जो टारगेट बेस की बात की जाने लगी, हर वर्कर्स क्या करने लगा, टारगेट को कंप्लीट करने के अपने वर्क कल्चर को क्या बढ़ा दिया। ठीक है, रिजल्ट अब जाओगे बैंक में, कुर्सियां लगी हैं, बैठो आराम से, दिक्कत हो तुरंत कंप्लेन करो, आपकी प्रॉब्लम क्या होगी, सॉल्व हो जाएगी। ये तो रहा है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वर्क कल्चर अच्छा होता है। ठीक है, और किसी वर्कर्स का प्रमोशन किस आधार पर होता है, उसके परफॉर्मेंस बेस होता है। जैसे हर वर्कर्स क्या करता है, वो बेस्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, इसका लाभ उस ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, कंपटीशन नहीं होता, न के बराबर, और न तो वर्क कल्चर होता है।
उसका परिणाम क्या होता है? गुड, कस्टमर को फायदा नहीं मिलता, बिल्कुल। और वो ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? घाटे में जाता है। तो सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन सरकार पर क्या बन जाते हैं? बोझ बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी प्राइमरी स्कूल में, क्या उनका एजुकेशन मेथड सही है? क्या क्वालिटी अच्छी है? बिल्कुल नहीं। हद तो ये कि प्राइमरी स्कूल का टीचर भी अपने बच्चों को कहाँ पढ़वा रहा है? कॉन्वेंट में। क्यों? वहाँ क्वालिटी क्यों अच्छी है? क्योंकि टीचर का परफॉर्मेंस डिसाइड करेगा कि प्रमोशन होगा कि नहीं होगा। ठीक है। यदि क्वालिटी गिरी तो कंपटीशन बहुत पता है, गार्जियन क्या करेगा? बच्चों को इस स्कूल से निकालेगा, कहीं और डाल देगा। बात समझ में आ गई? हाँ, सरकार लगातार कोशिश कर रही है, पर वास्तव में वो सुधर नहीं रहा है। गाँव में देखो, पहले कहावत थी, कुछ नहीं बनेगा तो प्राइमरी स्कूल में क्या बन जाएगा? टीचर बन जाएगा। अब ऐसा अच्छे अच्छे लोग कहाँ जा रहे हैं प्राइमरी स्कूल का टीचर बनने के लिए? क्योंकि दिल्ली का जो वातावरण इतना पॉल्यूटेड हो चुका है, दिल्ली रहने लायक नहीं है। गाँव का अभी भी वातावरण अच्छा है, वहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा। लगता है मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, प्रश्न कैसे पूछेगा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में सत्य है। फर्स्ट, सर्विस की क्वालिटी अच्छी होती है। सेकेंड, प्रतिस्पर्धा ज्यादा होती है। ठीक है, दोनों क्या है? सही। विकल्प इस तरह पूछेगा आपसे। बातें समझ में आ गई? हाँ, एक और से ध्यान दो कि जहां जहां निजीकरण होगा, प्राइवेटाइजेशन होगा, वहां कंपटीशन क्या होगा? ज्यादा होगा। लेकिन प्राइस वार की संभावना भी क्या होती है? ज्यादा होती है। प्राइस वार समझ में आ गया होगा? प्राइस वार। आज तो मेरी पहली क्लास थी, कल से मैं एक लंबी क्लास लूंगा, 1.5 2 घंटे की। लगता है मेरी बात समझ में आ रही होगी। कोई दिक्कत? आपका नाम? आज से आपका मीडियम इंग्लिश है। आपका नाम बेटा? हिरन। मीडियम इंग्लिश। आपका बेटा? भारती। मीडियम आपका? हिंदी। अच्छा। देखो, एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैं आपसे कि बंद कर दीजिए कि